हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। कल आपका फाइनल पेपर है साइंस का। तो इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे। तो इनको हम लोगों ने क्लास में भी रिवाइज़ किया था। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं, बिना किसी देरी के इन सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, एकदम सारी बातें करेंगे, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ पे बात करते हैं। वो पहली चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले आता है, डिफिनीशन आता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि एक सेल को या ऑर्गेनिज्म को चाहे आप सेल बोलो चाहे ऑर्गेनिज्म बोलो, उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन करने पड़ते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, द बेसिक फंक्शन ऑफ विच अलाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पे रहने के लिए जो बेसिक फंक्शन करने पड़ते हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। जैसा कि आपका न्यूट्रिशन होता है, रेस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, आगे पीछे भी कुछ लोगों ने लिख दिया है। और इस नोट्स के लिए मैं आराध्या को क्लास 7 थैंक्स बोलता हूँ, उसकी ही नोट्स है। अब आते हैं डाइजेशन क्या होता है। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फैट है, प्रोटीन है, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, एंजाइम लगते हैं, उन्हें डाइजेशन बोला जाता है। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जो भी फूड है आपने खाना खाया है अभी तक, एब्जॉर्ब हुआ है, उस फूड के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाती है जो आप सांस लेते हो तो उससे एनर्जी मिलती है और साथ में CO2 गैस मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, यही जो एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी ब्लड के थ्रू, ठीक है ना, सभी सेल तक पहुंचती है। ये जो गैस आपने ऑक्सीजन लिया है ये सभी सेल तक पहुंचता है गैस, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड में आप इसको पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब चाहे CO2 हो, चाहे आपका यूरिन हो और चाहे आपका वेस्ट हो, सबको निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आपका एक्सक्रीशन या वेस्ट को रिमूव करना। सबसे पहली बात करते हैं, वो आते हैं न्यूट्रिशन पे कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड का। देखो, फूड जो भी आपका खाना है उसका इंटेक करना और बॉडी उसको यूज़ करेगी। आप पहले उसको खाओगे और फिर बॉडी उसका यूज़ करेगी, इसे हमने न्यूट्रिशन बोला। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि आपने क्या खाया है ना, क्या कार्बोहाइड्रेट लिया है, फैट लिया है, प्रोटीन लिया है, विटामिन्स लिया है, मिनरल्स लिया है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं कि हम फूड को किस तरीके से ले सकते हैं या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, न्यूट्रिशन में एक तरीका तो ये है कि भैया आप बना लो, खुद से बना लो, ठीक है ना। बना लो मतलब क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि वो लोग खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉपिक भी बोला जाता है ना। अच्छा, कैसे खाना बनाते हैं तो सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, उसके जरिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या कि प्लांट ने जो भी खाना बनाया है उस खाने को हम लोग खा लें। तो ऐसे लोगों को, या फिर एनिमल्स को डायरेक्ट खा लेते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स, बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल को खा लेते हैं, तो इन्हें हेट्रोट्रॉप बोला जाता है ना, हेट्रोट्रॉप बोला है। तो ये प्लांट पे और एनिमल पे डिपेंड करते हैं, है ना। एग्जांपल देखो, सन से प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। डियर उनको खाता है, पत्ते को, और फिर लायन डियर को खा जाता है। ह्यूमन डायरेक्टली प्लांट का यूज़ कर सकता है, या ह्यूमन हो सकता है डायरेक्टली ना यूज़ करके इनडायरेक्टली भी उसको यूज़ कर सकता है। इस तरीके से हम लोग डिपेंड हैं। आगे बढ़ते हैं, आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो, फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये, व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस। तो आप सबको पता है, ग्रीन प्लांट जो अपने लिए खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट जो अपने लिए खाना बनाते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये सिंपल है, तो आप बोल सकते हो द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ होती है, सबसे पहले देखो, प्लांट की लीफ है ना, लीफ में क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। सिंपल सी बात, अगर क्लोरोफिल नहीं होगी हरी हरी तो क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ क्या चाहिए भाई, लाइट एब्जॉर्ब, इसका मतलब सनलाइट का होना ज़रूरी है, यानी अगर आप डार्क में रख दोगे तो भी खाना नहीं बनेगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, CO2 लेना होता है। क्या लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से मिलती है आपको, एटमॉस्फेयर से मिलती है। और क्या चाहिए होता है, पानी, यानी रूट से पानी। तो ये चार चीज़ें जिन्हें रॉ मटेरियल बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या समझना, देखो, CO2 और आपने क्या लिया है, H2O, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज लिखने का तरीका मैंने कई बार बताया है। ग्लूकोज लिखने का तरीका, आप एक काम लिखो CHO। क्या लिखो, CHO लिखो और कुछ ना लिखो। देखो 6 12 6
6 12 6 6 12 6 6 12 6 नारा था ना क्लास 6 में, पिछली साल जो बच्चे पढ़े थे मैंने बताया था 6 12 6। तो कुछ एक और चीज़ याद रखना, इसे कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ग्लूकोज भी बोला जा सकता है और शुगर भी बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं तो, या फूड बोलते हैं, इतने सारे नाम होते हैं। साथ में आपको ऑक्सीजन मिलती है जिसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब हमारा मेन काम तो क्या था, खाना बनाना, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी मिल रही है, इसलिए बाई प्रोडक्ट बोला। ये जो अलग से 6 12 इधर उधर लिखा ना पहले, ये सब रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक, चलो, तो इतनी मेन चीज़ होती है। ठीक, इतनी। बाकी जो नीचे की चीज़ें आप इसको छोड़ सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, स्टेप है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है इसको छोड़ सकते हैं। हालांकि एक बार बता देता हूँ, देखो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद जो लाइट एनर्जी होती है वो बनती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। यानी जो वाटर होता है वो टूटता है, स्प्लिट होता है या ऑक्सीडेशन होता है H2 और O2 के अंदर। बात समझ में आई। और लास्ट में CO2 का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ओके, बात समझ में, इतने। चलो अब आते हैं ये सब हुआ कैसे। तो हमने ये कहा, देखो पत्तियों के अंदर बेटा, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है, ये पोर होता है, स्टोमेटा पोर होता है। इससे क्या होता है, CO2 अंदर आती है, O2 बाहर जाती है, साथ में कुछ H2O भी बाहर जाती है। और H2O बाहर, जैसे हमारे पसीना निकलते हैं, प्लांट का भी पसीना यानी पानी बाहर जाता है, उसे बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। अब समझना, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट, अब वो क्या करते हैं, नाइट में स्टोमेटा ओपन करते हैं। क्यों भाई, डेजर्ट है, पानी की पहले से कमी है। अगर दिन में वो ओपन करेंगे तो दिन में पानी, धूप ज़्यादा होती, पानी ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए रात में ही क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन करेंगे और CO2 को ले लेंगे। CO2 ले लेते हैं, और जब CO2 रात में ले लिया है तो दिन में उनको सनलाइट मिल गई है, उनसे खाना बना लेते हैं। फिर आते हैं गार्ड सेल। अच्छा, गार्ड सेल के तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होता है स्टोमेटा का पोर, और साइड में कुछ सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल। दोनों तरफ कौन सी, गार्ड सेल। यही क्या करती हैं, ओपनिंग करती हैं, यानी स्टोमेटा को ओपन करने का काम यही लोग करते हैं। किसके कारण, H2O, जब पानी भर जाता है तो ये लोग ओपन कर देते हैं। अब आते हैं स्टार्च टेस्ट पे। स्टार्च क्या है उसके बारे में चर्चा करो, थोड़ा सा चर्चा करो। बता देता हूँ कहाँ चर्चा करनी। देखो, ये ग्लूकोज या शुगर बना, प्लांट ने क्या किया है, बनाया है, लेकिन अब जरूरी थोड़ी कि प्लांट सारा का सारा क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। तो स्टोर क्या करता है भाई, जाहिर सी बात है, जो चीज बच जाएगी, जो खाना एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं वो लोग, स्टार्च के। यानी जो भी खाना आप लोग खाते हो, आलू, मान लो आपने क्या लिया है, आलू, आपने लिया है आलू। अब आपने आलू लिया है तो ऐसा तो प्लांट ने खाना बना दिया है और आलू के फॉर्म में स्टोर किया है, तो आलू के अंदर क्या होगा, स्टार्च होगा। क्या होगा, स्टार्च होगा ना। यानी प्लांट अपना खाना बनाते ग्लूकोज के फॉर्म में है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। ये बात क्लियर हो। अब स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं वो भी देख लो एक बार, समझना। देखो, प्लांट का जो फूड है, यानी जो प्लांट का फूड है यानी स्टार्च है, जब उसमें आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। कैसा कलर, ब्लू ब्लैक। इससे पता चल जाता है कैसा। तो देखो लिखा है, प्लांट जो बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में, और प्लांट को ही प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक की बात हो गई। अब हेट्रोट्रॉप जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, तो उनमें कौन कौन से आएंगे, जो प्लांट को खाने वाले होंगे, सीधा प्लांट जो बनाया खाना उसको ही खा लिए, प्लांट ईटर यानी हर्बीओर, कार्नियोर यानी मीट को खाते हैं, ओमनीओर यानी जो दोनों खाते हैं। इसमें मैन और क्रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं प्लांट में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैरासाइट, कुछ पैरासाइट प्लांट्स होते हैं। पैरासाइट का मतलब जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं लेकिन दूसरों पर डिपेंड, अमरबेल का नाम सुना होगा। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो डेड और डीके, यानी जब कोई चीज़ सड़ और गल जाती है तो उस पर डिपेंड रहते हैं। जैसा कि बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, और फंजाई में आपने पढ़ा होगा मशरूम, है ना। कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन होते हैं, जो पिचर प्लांट होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, ये सारे। सिम्बायोंट क्या होते हैं, सिम्बायोंट एक दूसरे से जुड़कर जो है ना, लाइकेन जो नाम सुना होगा, लाइकेन, एक दूसरे से जुड़कर। जैसे मान लो लाइकेन वगैरह है, कोई छाया देगा और कोई ज़मीन से उसको खाना बना के देगा और नीचे से मिनरल्स वगैरह निकाल के, यानी जुड़ के काम करते हैं दोनों। तुम मुझे फ़ायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाता हूँ। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी चैप्टर 2 अमीबा में। अब अमीबा में समझना, अमीबा एक सेल का है, और एक सेल का है तो प्रोकैरियोट ना, स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, कैरियोट का मतलब के से होगा ना, कैरियोट, प्रोकैरियोट यानी। अच्छा, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, न्यूक्लियर के ऊपर इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें तो इन्हें प्रोकैरियोट बोला जाता है। अब समझना अमीबा में होता क्या है, ये अमीबा है, एक ही सेल का है, एक सेल का है। अब इसके पास फूड आया, जैसे ही फूड इसके पास आता है ललचाया, तो अपना ये फाल्स फीट, स्यूडोपोडिया या फाल्स फीट, मतलब ये जो ये है ना मेम्ब्रेन, ये इसको फूड को अपने अंदर लेना चाहता है। जैसे ही फूड लेगा अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही फूड ये अंदर लिया है तो अंदर एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल,
और उसके अंदर एंजाइम होते हैं तो खाने को पचा लेते हैं। तो इसे बोला जाता है होलोजोइक, यानी सॉलिड खाना खाया उसके बाद डाइजेस्ट किया, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो फंजाई के अंदर ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ देखो कुछ चीज़ें मिटी हुई हैं। तो अच्छा, ये वाला चैप्टर आपका आ नहीं रहा है तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये चैप्टर आपका आई थिंक आ नहीं रहा है, सलाइवा वाला, ये सारी चीज़ें, ठीक। और नहीं आ रहा है, बट हल्का सा मैं बता देता हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि और भी जो बच्चे देखने वाले वो भी देख लेंगे। देखो, जो भी फूड होता है, यहाँ कुछ चीज़ें मिटी हुई हैं। जो भी फूड होता है, फूड पहले क्या करते हैं, उसके अंदर थूक यानी सलाइवा मिलता है तो फूड वेट हो जाता है। अच्छा, वेट क्यों करते हैं फूड को? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो लाइनिंग है वो बहुत क्या है, बहुत सॉफ्ट है। लाइनिंग कैसी है? बहुत सॉफ्ट है। तो जो बक्कल कैविटी है, हमारी कैविटी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए, है ना। दूसरा क्या होता है, रास्ता, अच्छा दूसरा सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उससे सलाइवा निकलता है, सलाइवा, और ये खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर आते हैं यार कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स खाना है उसमें एंजाइम मिलते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में होता है, और हम चूंकि सिंपल फॉर्म ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट अगर खाएंगे तो एब्जॉर्ब क्या होगा, वो तोड़ा जाएगा पहले ग्लूकोज या सिंपल शुगर में, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा अमीनो एसिड में, फैट को तोड़ा जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन को पेप्सिन या ट्रिप्सिन तोड़ते हैं, फैट को लाइपेज तोड़ते हैं। ये बेसिक चीज़ हो गई। ओके, आते हैं सीधे हम कहाँ पे, स्टमक, ये चीज़ें हैं हो गई हैं। अनएब्जॉर्ब फूड, डाइजेस्ट, O2 लेना, हाँ ये वाला। इस पे आते हैं रेस्पायरेशन पे। क्या ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पायरेशन क्या होता है ये देख लो। ब्रीदिंग का मतलब बेटा क्या होता है, सिर्फ आपने ऑक्सीजन लिया है और CO2 छोड़ दिया है, ये ब्रीदिंग था। लेकिन रेस्पायरेशन क्या होता है, आपने ऑक्सीजन लिया, उसका यूज़ करके एनर्जी को निकाला है, यानी ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस किया है, उसे रेस्पायरेशन बोलेंगे। इसमें ब्रीदिंग में भाई आपने नाक से सांस लिया और फेफड़े तक गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन तो हर सेल तक होगा ना, हर एक सेल तक होगा। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है ब्रीदिंग में, सिर्फ आप सांस लिए छोड़ दिए, जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब आते हैं यार, आपने जो ग्लूकोज खाया था, अब आपने जो ग्लूकोज यानी खाया या जो भी प्लांट ने बनाया, सबसे पहले वो ग्लूकोज तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड में। और किस में होता है, सभी, मैं कह रहा हूँ ना, जो किस में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजस, जो भी हैं, सबके अंदर ये प्रोसेस होगी, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस, जो अभी अब सिलेबस में है नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले याद रखना है, ग्लूकोज तोड़ा जाता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्ड्रिया में यहाँ CH होगा ना, कॉन्ड्रिया में। और अगर जाहिर सी बात ऑक्सीजन है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो 38 ATP मिलती है। अब ATP क्या है बेटा, एनर्जी करेंसी, यानी जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो इस फॉर्म में मिलती है। इस तरीके से आप पैसा खर्चा करते हो तो उसे करेंसी बोला जाता है। ऐसे ही जो सेल की करेंसी है एनर्जी करेंसी, वो ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पे CO2 निकलता है। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक बोलोगे, यानी ईस्ट के अंदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ईस्ट के अंदर होता है, इसे इनकम्प्लीट बोला जाएगा। और इसमें मिलता है आपको एथेनॉल और CO2। क्या मिलता है, एथेनॉल और CO2, ठीक है ना। एथेनॉल का फार्मूला जिसको नहीं याद है वो जान जाए, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, ये एथेनॉल का फार्मूला होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी थक जाती है, तो यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है जो मसल सेल के अंदर होता है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, ब्लड आता है, जो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट जो कि 4 चैम्बर का होता है, ब्लड वेसल यानी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं ब्लड में क्या क्या होता है। तो हमने कहा ब्लड में भाई एक तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना। ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा, जो 55% होता है प्लाज्मा। और क्या होता है, देखो ब्लड में प्लाज्मा होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। सबसे पहले प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। नॉन लिविंग होता है, येलो कलर का होता है, मोर देन हाफ यानी 55% है, यानी 50% से ज़्यादा होता है। ये CO2 को रिमूव करने का काम करता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन पे ध्यान देना। सभी के फंक्शन, इसी के नहीं, जितने फंक्शन है सबके फंक्शन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन क्या है, देखो एक तो क्या है, CO2 को रिमूव करता है, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, डिजॉल्व फूड को सभी सेल तक पहुंचाता है, और एंजाइम या हार्मोन को भी पहुंचाता है। यानी मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आप CO2 लिख दो, O2 लिख दो, फूड को लिख दो, ये सारी चीज़ें। फिर RBC की बात करते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से लाल कलर दिखता है। और RBC का मेन काम क्या होता है, O2 को पहुंचाना। तो
तो हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है क्योंकि इसके अंदर Fe+2 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट 97% ऑक्सीजन ये पहुंचाता है, 3% उसके थ्रू, बाकी 97% ये। अब हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लाइफ स्पैन 90 से 120 दिन होता है, और बाकी ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो। WBC की बात करते हैं। WBC को ल्यूकोसाइड बोलते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। मेन इसका ये पढ़ा हो, मेन जो है ये है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका मतलब ये कलरलेस होगा, न्यूक्लियस होता है, ये जर्म से फाइट करता है, जो भी कीटाणु काड़ू होते हैं उनसे फाइट करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। वास्तव में WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। यहाँ पे फंक्शन आई थिंक नहीं लिखा है, बट मैं लिख देता हूँ। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट करने का, यानी जो हमारा खून होता है उस खून को जमाने का काम करता है ये। तो ब्लड क्लॉट में क्या करता है? हेल्प करता है। ये बात आपको ध्यान देना है। ओके, अब आते हैं उसके बाद और कुछ पॉइंट पे। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। देखो, एक तो यार सबसे पहली चीज़ क्या है? नक्का आपका होता है, नक्का, नक फुल्ला जो कहते हैं ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। उसके बाद जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको मेन पार्ट क्या मिल जाएगा? फेरिंग्स, जिसमें आपका खाना और हवा दोनों जाती है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, ये जो आपका गला है, तो एक तरफ क्या होता है? ये ट्रैकिया, और एक तरफ आपका होता है ईसोफेगस, जिसमें खाना जाता है, और ट्रैकिया में क्या जाता है? सांस जाती है। ट्रैकिया में इनकम्प्लीट यहाँ तो कुछ रिंग्स पाई जाती हैं, ये देखो ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। अब जैसे ये देखो, ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होती है, इसे हम ब्रोंकाई बोलेंगे। लास्ट में ये और डिवाइड होकर ब्रोंकियोल होता है, और सबसे लास्ट में गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर एल्वेलाई, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत थिन और पतली होती है, वैस्कुलर होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यहीं पे आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। बात समझ में आई? इस तरीके से पूरा, यानी कैसे होता है? देखो, ये एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई है, यहाँ लास्ट में क्या है? ये आपका ब्लड वेसल है। एल्वेलाई के नीचे ही क्या होती है? ब्लड वेसल होती है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, यानी CO2 एल्वेलाई में जाएगा और O2 ब्लड में। ब्लड से यहाँ से क्या जाएगा? हार्ट में। यहाँ से कहाँ जाएगी? ब्लड वेसल हार्ट में, हार्ट से टिश्यू तक जाएगी, और वहाँ पे O2 का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद सब वो डायफ्राम की बात करते हैं। सांस हम लेते कैसे? देखो, डायफ्राम क्या होता है? ऐसे डोम शेप का होता है। डोम शेप का मतलब क्या होता है? देखो, डायफ्राम ऐसे डोम शेप का होता है। अब जैसे ही आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट, यानी सांस लिया, तो डायफ्राम ऐसे सीधा हो गया, तो स्पेस बढ़ जाता है। अब जैसे ही देखो स्पेस यानी वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम, और प्रेशर कम हो गया तो बाहर से हवा, देखो बाहर से हवा क्या होती है? अंदर आ जाती है। अब ये समझना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसकी? देखो, अमीबा के अंदर क्या होता है? बॉडी सरफेस यानी एक ही सेल होती है, उससे होता है। अर्थवॉर्म के अंदर जो क्यूटिकल है उसके ऊपर, उससे होता है। इंसेक्ट यानी कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल ट्यूब होती है। फिश के अंदर गिल्स होती है, और कुछ वेल और डॉल्फिन के अंदर लंग्स होता है। हालांकि वेल फिश नहीं होती है, वो मैमल्स में आती है, बस बच्चे समझते हैं इसलिए हम बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बड़े होकर आप पढ़ेंगे। फ्रॉग में स्किन और लंग्स दोनों होता है। प्लांट क्या करते हैं? अच्छा, हम सबको पता है लंग्स होते हैं। प्लांट में जो लीव होती है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टेम के अंदर लेंटिसेल होते हैं, जिनसे वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमेशा मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम हर जगह आपको ये देखने को मिल सकता है। ओके, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमने कहा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट के कौन कौन से होते हैं? एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट, और गाइनोशियम। बाकी सेपल और पेटल पत्ती जैसे होते हैं। मेल पार्ट को हमने बोला स्टमेन, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर से आपको मिलता है पॉलन, ये फूलना फूलना वाला पार्ट। दूसरा फीमेल के पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा? सिंपल देखो, पिस्टिल और स्टेमेन। अगर कोई एक ही, किसी एक प्लांट में कोई एक ही या तो पिस्टिल है या तो स्टेमेन है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, जैसे कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर। और अगर दोनों एक ही साथ, उसे हमने बोला बाइसेक्सुअल। बात समझ में आई? और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारी कहानी होती है। फर्टिलाइजेशन आपको ध्यान देना है। फिर आते हैं, अच्छा पॉलिनेशन आप ध्यान देना, पॉलिनेशन आपको पढ़ाया गया होगा। फिर आते हैं एसिड। एसिड H+ देता है, बेस OH- देता है। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, स्टमक में वेरी इंपॉर्टेंट HCl होता है, और एंट में फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये पार्ट भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये एसिड बेस वाला पार्ट है, किसमें क्या क्या होता है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग, ये तो हो गया। अब इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? तो हमने कहा कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, लिटमस है, टर्मरिक है, कैबेज है, ठीक। बाकी कुछ ऑल्फैक्टरी हैं जो खुशबू से पहचाने जाते हैं, ओनियन, वैनिला। कुछ सिंथेटिक होते हैं, फेनेफ्थलीन और मेथाइल एरेज। अच्छा, रेड लिटमस क्या होता है? अगर रेड लिटमस क्या होता है? बेस और ब्लू। अगर बेस को, यानी रेड लिटमस से जो बेस होता है वो ब्लू करता है, और ब्लू वाले को अगर एसिड डाल देंगे तो वो रेड हो जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से पूरी कहानी होती है। हम चलते हैं लाइट में। लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है।
इमेज का जो भी फॉर्मेशन होता है, आप कहते हो इमेज छोटी बनी, बड़ी बनी, जो भी बनी, वो इमेज दो रे से बनी है। अगर रे सच में मिल जा रही है तो उसे रियल बोलेंगे, रे मिल नहीं पा रही है, हम ज़बरदस्ती उसको मिला रहे हैं, तो उसे वर्चुअल बोलेंगे, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होता है। बात समझ, ये आपको याद रखना। दूसरी चीज़, अगर कोई ऊपर बनता है इस तरीके से उसे बोलते हैं इरेक्ट या अपराइट, कोई नीचे बनता है उसे बोलते हैं इनवर्ट। और याद रखना रियल वाला ही क्या होता है, इनवर्ट। अब कैसे बनता है हम उस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, इस पे चर्चा कर लेते हैं। समझना आपको याद क्या रखना है, मैं उसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ जो आपके बहुत काम है। यूजेस आपको याद रखना है, बाकी मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या होता है। देखो, ये आप मान लीजिए आपने मिरर बनाया, ये मिरर का फोकस होता है, ये मिरर का आपका सेंटर होता है, और ये सेंटर के इधर होता है। आपको याद क्या रखना है, अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है, अगर कोई इनफाइनाइट से आ रहा है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, याद रखना उल्टी ही बनेगी। कोई अगर सेंटर से है, सेंटर पे है, तो उसकी इमेज कहाँ हमेशा बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर में ये जो इमेज बन रही है, पहली चीज़ रियल बन रही है। दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे सर उल्टी बन रही है, इसका मतलब इन्वर्ट बन रही है। सर फोकस पे कैसी बनती है, छोटी बनती है। सेंटर पे कैसी बनती है सर, सेंटर पे सेंटर है तो इक्वल बनती है। सिंपल, पहला पॉइंट आपको याद रखना। इनफाइनाइट की इमेज फोकस पे बनती है, सिंपल बात है। इनफाइनाइट की इमेज फोकस पे बनती है, सेंटर की इमेज सेंटर पे, फोकस पे छोटी बनती है, सेंटर पे इक्वल बनती है। फिर और क्या याद रख सकते हैं, और एक और याद रख सकते हैं कि देखिए ये है फिर से वही फोकस, और ये है सर सेंटर। अब हमें क्या रखना है, अगर सेंटर के इस वाले पार्ट में, ये मैंने अगर इसको 1 माना, अगर मैं 1 में रखूंगा तो कहाँ बनेगी, 2 में बनेगी, छोटी। और अगर मैं 2 में रखूंगा, मैं कहाँ रखूंगा, 2 में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 1 में, तो बड़ी। तो यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बनी। तब भी देखो उल्टी बन रही है तो इसका मतलब इन्वर्ट बनेगी, इस तरफ बन रही है मतलब रियल ही। तो ये वाला पॉइंट सबके लिए सेम रहेगा, ये वाला पॉइंट सबके लिए क्या रहेगा, रियल इन्वर्ट, रियल इन्वर्ट, रियल इन्वर्ट। बस समझ आई। फोकस पे बहुत छोटी बनती है, सेंटर पे इक्वल बनती है, सेंटर के इस तरफ, यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हो ये है आपका सेंटर। सेंटर के इस तरफ बड़ी बनती है, सेंटर के इस तरफ छोटी बनती है, सेंटर पे इक्वल बनती है। इतनी बात आप याद रख सकते हो। कॉन्वेक्स में मैंने एक ही तरीका आपको बताया था, कॉन्वेक्स मिरर अगर आ जाएगा आपको याद रखना है वेद, सॉरी इसमें कहाँ गया कुछ और, इसमें क्या बनता है, वेद बनता है। वेद का मतलब क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटा, इसलिए रियर व्यू ये होता है। तो इतनी चीज़ें अगर आपने पढ़ लिया तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट भी ऐसा बचा हुआ है। तो मैं इसको देख लेता हूँ। अब देखो करंट क्या होता है बेटा, देखो मान लो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, चार्ज होता है। अगर यही चार्ज किसी वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसके सर्किट क्या उनसे कौन से होते हैं, देखो एक सेल आपने लगा दिया, तार लगा दिया, बल्ब लगा दिया और की लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर्किट कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, यानी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इंसुलेटर बकेलाइट, बकेलाइट का मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए तो यार आप जो भी चार्जर होता है, जो सर्किट होता है, जो स्विच होती है, आप उसको टच कर सकते हो क्योंकि करंट उसके अंदर होता है, यानी आपको करंट नहीं लगेगा, इसलिए कि ये इंसुलेटर होते हैं, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। बस समझे इस तरीके से, तो आप शॉक से बच सकते हो। तो आई थिंक इतना ही था, इसके अलावा नहीं था कुछ भी। तो अगर आपने इतना भी पढ़ लिया है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।